देवानंद साहब के फैंस इंडिया के अलग अलग शहरों से और विदेशों से भी यहाँ आए हैं। एक महान हस्ती का आज 100वां जन्मदिन है, जो हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है आपस में मिलने का और उस महान हस्ती को याद करने का, उनकी फिल्मों के बारे में बात करने का और उनकी ज़िंदगी से हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है उसके बारे में बातें करने का। आप सबके सहयोग के लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सब खुशकिस्मत हैं कि मैडम जीनत अमान ने आज के इस समारोह में चीफ गेस्ट के पद को संभालना कबूल किया है। देवानंद साहब की डिस्कवरी है, पहली फिल्म से इन्होंने धूम मचा दी थी। आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी मुश्किल शूटिंग रही होगी हरे राम हरे कृष्ण में, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि काठमांडू में जो हिप्पीज़ के सीन थे वो जूनियर आर्टिस्ट बम्बई से ले गए थे, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। दे वर रियल हिप्पीज़। तो असली हिप्पियों के बीच में शूटिंग करना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी आप खुद सोच सकते हैं, पर इन्होंने उस चुनौती को कबूल किया और पहली फिल्म में इन्होंने झंडे गाड़ दिए। फिल्म फेयर पुरस्कार पहली फिल्म में इनको मिला और उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देव साहब के साथ 7 फिल्में की और भी जो बड़े बड़े कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, मनोज कुमार, शशि कपूर, नवीन निश्चल, संजीव कुमार, सभी कलाकारों के साथ इन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। मैं साथ ही आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर राकेश बेदी साहब का भी स्वागत करता हूं, जो कि बहुत लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। इनकी पहली फिल्म चश्मे बद्दूर हमें अब तक याद है। दोस्तों, आपने देखा था 3 देवियां में देवानंद साहब के पीछे 3 लड़कियां थी और चश्मे बद्दूर में एक लड़की के पीछे 3 लड़के थे, तो उनमें से एक बेदी साहब भी थे और जो ओमी शर्मा का रोल इन्होंने किया था वो किरदार एक अमर किरदार बन गया। उसके बाद इन्होंने बहुत से टीवी सीरियल में काम किया। देव साहब की फिल्म आनंद और आनंद में भी इन्होंने काम किया और अव्वल नंबर में काम किया और अभी तक भी ये बुलंदी पर हैं, क्योंकि गदर 2 में भी आप इनको देख सकते हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले मैं देवानंद साहब के सुपुत्र सुनील आनंद साहब का संदेश जो हमें प्राप्त हुआ है वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। डियर गोविंद जी, थैंक यू सो मच for your invitation to my family and me on the most auspicious occasion, the 100th birth anniversary of my legendary father, Shri Dev Anand. My family and I feel honored that Global Dev Anand Fans Forum and you are celebrating this event with much fanfare, and thank and congratulate you for the same. My mother has recently turned 92 and sends you her best wishes for the occasion. She will, however, be unable to attend the event. My sister is attending to her, so she also will not be able to attend the event. And Govindji, I am currently overseas preparing the global publicity campaign of my film Vegator Mixer. The film is dedicated to Dad and is perhaps the biggest project being undertaken in his honor. My technicians are enthusiastically working on trailers, posters, capsules, etc. And at this point, it is virtually impossible for me to break away from this massive amount of work. As far as I am concerned, this marks just the beginning of Dad's centennial celebrations. The celebrations will continue to gather momentum, and we have many plans to take forward. I am ecstatic that my father is being celebrated globally on this centennial.
I am trying my best to do justice to all the events. I'll try my best to attend your event in Mumbai this 26 September. But in case I am unable for any reason, I am sending here with a message from all of us for the event and would appreciate it if you would read it out to the audience. Wishing you all the best, Sunil Anand. अब दोस्तों, जैसी हमारी परंपरा रही है, शुरू में हम मेहमानों का स्वागत उनको बुके प्रदान करके करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले चीफ गेस्ट मैडम जीनत अमान और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर राकेश बेदी साहब और हमारे कुछ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो यहाँ पधारे हैं, अदीप टंडन साहब, मैडम सुनीता भल्ला, जनाब परवेज़ अहमद, यास्मीन अहमद, अंदलीब सुल्तानपुरी जी, डॉक्टर त्रिनेत्र वाजपेयी जी, CS नाग, कृपया मंच पर आएं जिससे कि हम आपका बुके से स्वागत कर सकें। मैं निवेदन करूंगा ऑर्गेनाइजर्स से कि वो एक एक करके बुके से स्वागत करें। सबसे पहले हमारे वाइस चेयरमैन मल्होत्रा साहब मैडम जीनत अमान का स्वागत बुके से करेंगे। उसके बाद श्री हरीश पाटिल साहब राकेश बेदी जी का स्वागत करेंगे। हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हरीश पाटिल जी, जगदीश चौधरी जी, उमेश जी, विनोद छाजेड़ जी, कृपया बुके से मेहमानों का स्वागत करें। हाँ दो। कुछ स्पेशल कैटेगरी के फैंस को आगे की रो में आने के लिए आमंत्रित करूंगा। जो कैटेगरीज हमने चुनी है कि देवानंद के वो फ़ैन जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करके आए हैं। सबसे ज़्यादा दूर से कौन आए हैं? सबसे ज़्यादा उम्र के देवानंद के फ़ैन, द ओल्डेस्ट देवानंद फ़ैन प्रेजेंट इन दिस ऑडिटोरियम, आगे आइए कृपया। उनके साथ उनके एस्कॉर्ट भी आ सकते हैं, स्पाउस भी आ सकते हैं। जिनका आज बर्थडे है, 26 सितंबर को बर्थडे अगर किसी का हो, छब्बीस सितंबर का जन्मदिन किसी का हो तो वो आगे आ जाएं। हमारी अगली कैटेगरी में वो लोग हैं जिनका नाम, किसी का नाम देव से शुरू होता है, फर्स्ट नेम देव। अब लास्ट कैटेगरी है देवानंद के बर्थ प्लेस या उसके नियरेस्ट प्लेस से जो आते हों। आने का मतलब है कि वहाँ के मूल निवासी होने चाहिए, ये नहीं कि मतलब मूल निवासी नहीं, उनका हाल मुकाम होना चाहिए। पंजाब के मूल निवासी तो बहुत हैं, पर किसी का पंजाब हाल मुकाम हो, प्रेजेंट एड्रेस, तो वो आगे आ जाएं। अब मैं निवेदन करूंगा चीफ गेस्ट महोदय और अन्य गेस्ट से कि वो दीप प्रज्वलन करें और इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। हमने नवकेतन कंपनी का दीप पहले से ही प्रज्वलित कर रखा है, एक दीप और प्रज्वलित करना है और आज हमने बिल्कुल फ्लेमलेस बैटरी ऑपरेटेड लैंप रखे हैं। नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ वो अदाकारा मौजूद हैं जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में भरी अपनी ऊंची उड़ान। जीनत अमान, जीनत जी
एक पूरा दौर रहा है जब रुपहले पर्दे पर जीनत अमान को देखकर लोगों ने तालियां बजाईं, लोग थिरके, लोगों ने उनके अभिनय की तारीफ की। एक पूरा दौर वो रहा है जब लोगों ने उनकी स्टाइल को कॉपी किया, जब लोग उनके जैसे दिखना चाहते थे, जब लोग उनके जैसे बनना चाहते थे। 70 के और 80 के दशक में जीनत जी ने अपनी एक्टिंग से जो ऊंचाइयां छुई हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना रही हैं। देव साहब के साथ अपने करियर की शुरुआत हरे रामा हरे कृष्णा के जरिए, और एक बात जिस पर मैं हमेशा जोर देना चाहता हूं और वो ये कि जीनत जी से पहले जो हीरोइन होती थीं, अमूमन वो हीरोइंस थोड़ी सी शर्मीली और इसके अलावा थोड़ी सी उतनी असर्टिव नहीं हुआ करती थीं। वो अपने फैसलों को लेकर उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थीं। जीनत अमान अपनी अदा ही नहीं, अपनी मजबूती के साथ आईं। उन्होंने हीरोइन को एक कलर दिया, एक ऐसा कलर, एक स्ट्रॉन्ग हीरोइन का मिजाज जो अपने फैसले खुद लेती है, जिंदगी का मजबूती से सामना करती है और उसकी अपनी चॉइसेस हैं। मुझे याद है कि देव साहब ने आपके बारे में लिखा था, एंड आई कोट, बहुत दिलचस्प है ये बात। देव साहब ने लिखा था, शी वॉज अ पिक्चर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, शी हैड अ डेविल मे केयर एटीट्यूड, शी हैड अ स्टाइल ऑफ हर ओन। जब देव साहब कह दें तो उसके आगे फिर कोई लकीर नहीं खींची जा सकती। जीना जी, देव साहब से आपकी पहली मुलाकात जहां तक मुझे पता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर अमरजीत की पार्टी में हुई थी, और देव साहब को लगा कि हरे रामा हरे कृष्णा में जेनिस का रोल करने वाली अदाकारा उन्हें मिल गई हैं। उन्होंने आपसे कहा, आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग फिल्म्स? तो आपका जवाब था, ओनली इफ इट इज स्पेशल वन। जरा सोचिए कि कोई और होता तो वो कहता हाँ जी जरूर, हम जरूर करेंगे, लेकिन जीनत ने कहा कि रोल अगर स्पेशल होगा तभी हम ये रोल करेंगे। क्या एक न्यू कमर के लिए ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली बात नहीं थी? दी देवानंद के सामने ये कहना कि ओनली इफ इट इज स्पेशल वन। देव साहब जैसे सुपरस्टार प्रोड्यूसर एक्टर के सामने आप ये कहें कि मैं तभी रोल करूंगी जबकि वो बहुत स्पेशल हो। मुझे बताइए क्या चल रहा था आपके जहन में? सबसे पहले मैं लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन किया मेरा। आप इससे भी ज्यादा खूबसूरत इंट्रोडक्शन के काबिल है। और गोविंद शर्मा जी, आपने मुझे यहाँ इस फंक्शन पे इनवाइट किया, मुझे मौका दिया कि मैं इस फंक्शन का हिस्सा बनूं और रहूं, और हम लोग देव साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू नो, हिज वर्क, हिज लाइफ, द लेजेंड दैट ही इज़। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। So coming back, and namaskar, good evening to all of you, all the Dev Saab lovers. So nice that you're here. So coming back to your question, मुझे ऐसी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी कि मैं फिल्मों में काम करूं या हीरोइन बनूं। मेरे प्लान्स थे कि हम लोग इंडिया से बाहर यूरोप जाने वाले थे परमानेंटली। तो जब हमारी बातचीत हुई तो मैंने दिल की बात कही उनसे कि यस, if I love it, I'd love to do it. तो उन्होंने मुझे बुलाया for a screen test जो फली मिस्त्री जी ने लिया, और फिर उसके बाद फली जी, देव साहब का फ़ोन आया मुझे घर पे एक हफ्ते के बाद कि यू नो माय कैमरामैन, ही लव्स योर आईज एंड ही लव्स योर स्माइल, सो योर ऑन। तो बात ऐसी शुरू हुई जी। क्या बात है, क्या बात है कि फली मिस्त्री एक बेमिसाल इंडस्ट्री की कैमरामैन है और उनकी जो निगाह है वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल निगाह है। उन्होंने कहा कि वी लव योर आईज एंड ही लव्स योर आईज एंड स्माइल। जीनत जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वी लव योर आईज एंड वी लव योर स्माइल। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आज भी आपके लिए वैसे ही सीटियां बजती हैं। थैंक यू सो मच। जेनिस के रोल के लिए आपको पहली फिल्म और फिल्म फेयर अवार्ड यानी बड़ा ऊंचा परचम लहराया आपने, बहुत मेहनत
की होगी। बताइए कि किस तरह की तैयारियां थी इस रोल सुनील के लिए? खरबंदा। सबसे पहले देव साहब ने हमें काफ़ी न्यू कमर्स थे हम सब इस फिल्म में, तो देव साहब ने पहले से ही हम लोगों को अपने डायलॉग्स दे दिए थे, क्योंकि पता नहीं था कि कब हमें हिप्पियों के बीच में यहाँ वहाँ बिठा करके कैमरा ऑन करके परफॉर्म करने वाले थे। तो काफ़ी दिन तक हम लोग इंतज़ार करते रहे कि हमारा मौका कब आएगा, क्योंकि मुमताज़ जी भी थी उसमें और उनकी भी शूटिंग होती थी। तो जब तक हमें मौका मिला, वी वर रेयरिंग टू गो, वी वर वेरी एक्साइटेड जी। आह, एक चीज ये होती है कि जब पहली बार कैमरे का सामना करना होता है तो दिल ज्यादा जोर से धड़कने लगता है, या लोग अपनी लाइंस भी भूल जाते हैं, कई बार मैंने देखा है। आपकी क्या कैफियत थी? व्हाट वाज रनिंग इन योर माइंड? नो नो, इट वाज नथिंग लाइक दैट। इतनी एक्साइटमेंट इतनी थी कि कुछ ज़्यादा ही ना तेज़ बोल जाते थे, डायलॉग्स, Okay. we would just be so excited to be there and to be performing. But देव साहब एक बहुत हरे राम हरे कृष्णा was his first directorial venture. पहली बार डायरेक्ट कर रहे थे, तो he was a wonderful director to work with. मतलब very easy going, very relaxed, बहुत चुपचाप से समझाते थे कि ये है, ऐसा मूड है, ये है, कर लो। तो it was very simple because of him. जी। समझ सकता हूँ। क्या कभी एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि ये दी देवानंद हैं जो जिनके पीछे इतनी सारी फिल्मों की कतार है, और तब तक तो ये हो गया था कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनेंगे, नहीं तो लोग ये कहा जाता था कि हसीनाएं जो हैं वो बेकाबू हो जाती थीं और लोग इमारतों से गिर जाते थे। वो कैमरे के पीछे थे, वो रोल समझा रहे थे, उनकी अपनी एक अदा, कैसा महसूस होता था? देव साहब बहुत ही स्टाइलिश पर्सन रह चुके हैं। उनका जो तरीका था इवन बिहाइंड द कैमरा, क्योंकि वो खुद प्रोड्यूस भी कर रहे थे, डायरेक्ट भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व हिम एंड टू लर्न फ्रॉम हिम जी। आपने देव साहब से अपनी पहली ही फिल्म की शूटिंग के दौरान, हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग के दौरान कौन सी चीजें सीखी हैं? जैसे कि आपकी बतौर एक्ट्रेस पहली फिल्म थी, उनकी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी, एक लंबी यात्रा जरूर रही है उनकी, लेकिन फिर भी वो एक पहला कदम तो था ही डायरेक्शन की दुनिया में। तो जब वो सेट पर होते थे, दूसरे एक्टर से बात कर रहे होते थे, तैयारी हो रही होगी, लाइटिंग का मुआयना कर रहे होंगे, सेट का मुआयना कर रहे होंगे, केयरफ्री एटीट्यूड होता था या ही वाज वेरी सीरियस? ही वाज डेडिकेटेड। वो अपना होमवर्क पूरी तरह से करके आते थे सेट पे। उनको पता था कि क्या शॉट्स लेने हैं, कैसे काम करना है, और उनकी ट्यूनिंग फली जी के साथ इतनी अच्छी थी कि बोथ ऑफ देम हैड एन अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग और काम बहुत स्मूथली होता था। और देव साहब के बारे में एक बात बताऊं आपको, जी, वो जरूर। अपने स्क्रिप्ट्स अंग्रेजी में लिखते थे। पहले अंग्रेजी में लिखते थे और फिर इट यूज्ड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, तो आई कुड आइडेंटिफाई विद दैट। उनकी अंग्रेजी बहुत शानदार हुआ करती थी, तो जाहिर है कि वो तो इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखेंगे। कोई खास वाकया याद आ रहा है हरे रामा हरे कृष्णा से जुड़ा, जब आप लोग काठमांडू में थे? तरह तरह की जियोग्राफिकल दिक्कतें भी हुआ करती होंगी, मौसम से जुड़ी भी। नहीं, जियोग्राफिकल, हाँ, हरे राम हरे कृष्ण में नहीं, लेकिन इश्क 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 में, क्योंकि हम लोग बेस कैंप तक गए थे। जी जी तो जी। वहाँ हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है, ज़रा वक्त लगता है, देयर इज लेस ऑक्सीजन, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। तो उसमें हाँ, यूनिट के काफ़ी लोग बीमार भी पड़ गए, तो ये सब हुआ, बट नॉट इन हरे राम हरे कृष्ण। नो, हरे राम हरे कृष्ण में बस हम लोग सिर्फ बेचैन थे कि हमारी बारी कब आएगी, हमारी बारी कब आएगी, कब कैमरा के सामने आएंगी जी। अच्छा, जब दम मारो दम की शूटिंग हो रही थी और इस गाने के बारे में आपको पता चला, तब तो ये एहसास पता नहीं रहा होगा कि नहीं कि आगे चलकर ये आपकी पहचान बन जाएगा। कितने लोग ये लिखते हैं, जीनत इस दम मारो दम गर्ल, हालांकि इसके आगे और तमाम गाने आए हैं। क्या उस वक्त कोई एंटीसिपेशन था कि दिस इज गोइंग टू बी अ हिस्ट्री इन जी मेकिंग? नहीं, बिल्कुल। और मैं एक बात बताऊं आपको कि इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च,
Dam Maro Dam is the #1 song. वाह 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 वाह। तो उस वक्त तो बिल्कुल पता नहीं था, कोई इल्म ही नहीं थी। और सच में सच बोलूं, मेरी कोई ज़्यादा वाक़या नहीं थी हिंदी फिल्मों से। बिल्कुल। I didn't have much knowledge about Indian cinema. तो जैसे देव साहब बोलते थे करो, I would say okay, let's do it. और उनको दो चीज़ों से काफ़ी नफ़रत थी, मैं if I can be allowed to say so. Surely. एक तो हेयर ड्रेसर से कि ये बुफों बनाए, ये बाल सजाए, ये करे वो करे, बोले बिल्कुल नहीं, मांग लो बाल सीधे छोड़ दो, नो हेयर ड्रेसर। और दूसरी थी डांस डायरेक्टर से, क्या बात क्योंकि ये 4 3 2 1 1 2 3 4 ये स्टेप कुछ नहीं, बोले जो नेचुरल रिदम है अपने जिस्म का, अपने मूड का, बस आप वही फॉलो करो। तो उनके सारे फिल्मों में ना कोई डांस डायरेक्टर रहा है, ना कोई हेयर ड्रेसर। क्या बात हीरोइन के लिए मतलब, या जो भी फीमेल कलाकार के लिए। आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बट इन हिज प्रोडक्शन, उनके खुद के प्रोडक्शन में हमेशा ऐसा रहा। जी, कितनी शानदार बात है ये। और जब दम मारो दम की बात होती है तो वो गिटार जहन में गूंजने लगता है, टनेन टनेन टनेन। आज देव 100 बरस के हो गए। मैं कतई ये नहीं मानता कि देव हमारे बीच में नहीं है, मैं तो यही मानता हूं कि देव हमारे बीच हैं। अगर हमारे भीतर जिद है, अगर हमारे भीतर ईमानदारी है, अगर हमारे भीतर शिद्दत है, तो थोड़े थोड़े देव हम सबके भीतर हैं। Isn't it so, जीनत जी? एब्सोल्युटली। एंड लुक एट हिज लेगेसी, क्या लेगेसी उन्होंने छोड़ा है। लुक एट हिज बॉडी ऑफ वर्क ओवर द इयर्स, सो ही इज ऑलवेज देयर विद अस। कभी ऐसा हुआ कि वो उनका टेम्पर? No, never, 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 never. Not even once. एक बार भी नहीं। कभी ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ he lost his cool? No. If he would sometimes get impatient, you could hear a slight impatience, but he was never angry. और उनके बारे में एक बात बताऊं कि जो बाहर की फिल्मों में मैंने उनके साथ काम किया, he would never interfere with another director's work. किसी के काम में कभी कोई है ना नुक्स निकालना, ये बोलना कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँ, कुछ नहीं। He was a very proper gentleman and artist. क्या बात है, कितना अच्छा लगता है ये सुनकर। और कितना कुछ सीखने को मिलता है इन बातों से। क्या मैं आपसे ये पूछूं कि देव की शख्सियत की वो कौन सी एक बात थी जो आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती थी, जिसको आप टॉप पर रखना चाहेंगी? यस। His energy. क्या बात है। वो हमेशा वो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, वो आगे बढ़ते थे। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा बनी, it was edited, it was released, it was, became successful, boom, boom, boom. He wrote Hira Panna, he wrote Ishq, Ishq, Ishq. He never looked back to see कि कुछ ठीक हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, आगे बढ़ते रहे। Amazing energy and always looking ahead. क्या बात है। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। जी। Not just in front of a camera, but in terms of कैसे काम करना चाहिए, जी। कैसे आगे देखना चाहिए, पीछे अच्छा भी हो, बुरा भी हो, कभी उसमें don't get caught up with that. वाह Just move ahead. वाह वाह, जी। क्या बात है। वेरी पॉजिटिव इन एवरी एस्पेक्ट। Extremely positive. Extremely positive. अच्छा, हीरा पन्ना की बात करते हैं। हीरा पन्ना में ये होता है कि पन्ना को आखिर में गोली लग जाती है और दर्शकों को इस बात का बड़ा अफसोस था, क्योंकि फिल्म में पहली हीरोइन जो रीमा थी, राखी, उनकी भी प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। पर आखिर में पन्ना को भी मार दिया गया। क्या आपको लगता है कि अगर पन्ना को जिंदा रखा जाता और फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती तो ज्यादा अच्छा रहता? जी नहीं। और मैं बताऊंगी वजह।
जी। जब हरे रामा हरे कृष्ण रिलीज हुई तो जसबीर जानस देव साहब की बहन थी, हाँ, तो वो एक्सेप्ट हो गई एज ए सिस्टर। यस, तो ट्रांजिशन में फॉर द ऑडियंस टू एक्सेप्ट अ सिस्टर एज अ बिलवेड यस, बिल्कुल सही नहीं था। इसलिए राखी वॉज अ बिलवेड एंड पन्ना वॉज अ सिस्टर ऑफ द बिलवेड, बट ही वॉज हीरा, शी वॉज पन्ना, बट शी वॉज नॉट द बिलवेड। क्या बात है, ट्रू टू स्क्रिप्ट वाली बात है, बिल्कुल बाकायदा, क्या बात है। और फिर उसके बाद तीसरी फिल्म में इन इश्क 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 ट्रांजिशन हो चुका था, कुछ साल बीत चुके थे, देन ही कास्ट मी एज द बिलवेड। जब उनके साथ गानों की शूटिंग होती थी तो कैसा होता था, वो कितना यादगार एक्सपीरियंस होता था। लाइक आई सेड, नो डांस डायरेक्टर, ये मूड है, ये आपका मार्क है, आपको यहाँ, ये आपका, आपकी शुरुआत यहाँ होती है, वहाँ ख़त्म होती है, बीच में आपका ये मूड है, कैमरा वहाँ पे है, आपका ये यहाँ से यहाँ, आप कुछ भी कर सकते हो, जाओ करो। तो जो कुछ हम पर्दे पर देखते हैं वो सब आपने खुद अपने जहन से किया है, अपनी इन हरे रामा हरे कृष्ण डेफिनेटली हीरा पन्ना में भी एक हैमक में डाल दिया, वो पहाड़ों मतलब पत्थरों में, वो कोलार में, वहाँ एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे वी आर रनिंग, यस, ऑल वेरी नेचुरल। जी, एक चीज जो मुझे लगता है कि आपसे पूछनी चाहिए वो ये है कि हरे रामा हरे कृष्णा जब रिलीज हुई, क्या कभी चुपके से टॉकीज में जाके आप अपने देखने की कोशिश की कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, खुद को बड़े पर्दे पर देखने पर जी, कैसा लगा? मैंने ये जरूर किया है। बताइए, ये याद जी, हमारे साथ बांटिए। नहीं, मैं गई खुद का थी, बन के गई थी? नहीं, मैं देखने गई थी, बिकॉज एक क्यूरियोसिटी रहती है कि ऑडियंस के साथ देखो तो कैसे लगता है, तो यस, आई डिड गो टू सी इट। और क्या रिस्पॉन्स देखने को मिला आपको ऑडियंस का? आई मीन पीपल रियली लाइक्ड जसवीर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, बिल्कुल, और वो तो एक हमारे फिल्मों के इतिहास का एक बहुत ही यादगार रोल बन गया है। फिल्म इश्क 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 ज्यादा कामयाब नहीं रही थी, पर इसकी शूटिंग बहुत ऊंचाई पर हुई थी। आपने कहा कि बेस कैंप तक जाना पड़ता था, ये बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस वैसे भी रहा होगा, मुश्किल जो होती हैं उसके मद्देनजर। लेकिन इस फिल्म में आपके साथ बड़े कलाकारों की फौज थी, प्रेमनाथ, कबीर बेदी, शेखर कपूर, शबाना आजमी, पूनम, कोमिका विर्क, पद्मिनी कोल्हापुरे वगैरह वगैरह, इतनी लंबी लिस्ट। ये और इसकी शूटिंग से जुड़ा बहुत एक्सपीरियंस, सारे फेमस मॉडल्स Yes, फ्रॉम मुंबई, बिल्कुल। लॉट। जी, तो इसके बारे में याद करके बताइए, ये कैसा अरे इट एक्सपीरियंस वाज अ लॉट ऑफ फन। मतलब हम लोग कब शूटिंग कर रहे थे, हंसते खेलते हमारा पूरा वक्त निकल गया इस फिल्म में। जी, तो क्या देव साहब जब बहुत ज्यादा मस्ती हुआ करती थी तो उसमें वो शामिल होते थे, या वो? नो, नॉट व्हेन ही वाज वर्किंग, नॉट व्हेन ही वाज वर्किंग। जब वो काम कर रहे थे तो उनका ध्यान काम में रहता था, लेकिन जब अच्छा शॉट होता था, he used to be so happy, with his stance and his laughter and, clapping his hands. He used to be very happy, जी। अगर देव साहब किसी चीज के लिए मना कर दें तो गोल्डी उनसे वैसा करवा सकते थे जैसा वो चाहते थे, ना कि फिल्म में वैसा होता था जैसा देव साहब चाहते थे। ऐसी कोई याद है? जो फिल्म मैंने गोल्डी जी के साथ किया है वो थी, आई थिंक, राम बलराम, राइट? हाँ, तो उसमें तो देव साहब नहीं तो थे। नहीं थे जी। एंड दैट पिक्चर, दैट फिल्म इज मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हाँ। सारे कलाकार बहुत बिजी रहते थे। तो आई नो कि गोल्डी जी की हल्की सी फ्रस्ट्रेशन थी कि दो तीन दिन मिलते थे, एंड आई डोंट थिंक ही वाज यूज्ड टू वर्किंग लाइक दैट। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़रा नाखुश थे। मैंने चेतन साहब के साथ भी काम किया है, पता है आपको? कौन सी? हाथों की लकीरें ओहो, विद जी। प्रिया राजवंश एंड जैकी श्रॉफ। तो सारे भाइयों के साथ आई हैव बीन डायरेक्टेड बाय देम। क्या बात है, ये तो मुझे लगता है इस बात पर जोरदार तालियां होना चाहिए। देव साहब के डायरेक्शन में काम किया, चेतन आनंद के डायरेक्शन में काम किया, और गोल्डी के डायरेक्शन यानी विजय आनंद के डायरेक्शन में राम बलराम जैसी फिल्म की। डार्लिंग डार्लिंग की बात करते हैं, उसमें महमूद साहब के साथ काम करने का मौका मिला था।
और महमूद साहब के बारे में कहा जाता है कि वो भी फुल ऑफ एनर्जी वाले इंसान थे, अदाकार थे। कोई याद उनके साथ हो तो हमारे साथ बांटिए। See, they're all professional actors. जी। Very professional. वो जानते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कॉमिक टाइमिंग एंड एवरीथिंग। तो दिस इज माय मेमोरी कि दे वर ऑल वेरी प्रोफेशनल। जी। एक फिल्म ऐसी है जिसमें जीनत अमान ने ट्रेपीज आर्टिस्ट का काम किया था। क्या आप लोगों को याद है वो कौन सी फिल्म थी? हाँ, क्या बात है। देखिए सारे लोग आपकी फिल्में देख के और सब देव साहब की क्या खास तैयारी करनी पड़ी थी? हाँ, As a trapeze artist. we went to see ना the circus कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, and actually खुद किया नहीं है ना, stunt doubles ने किए हैं, but to get the right movement when you land, when you move, ये सब जरूर देखा। आज देव के 100 बरस के इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगी उनके लिए और हमारे यहाँ मौजूद लोगों के लिए? उसके बाद क्विज खेलते हैं। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ जी। कि देव साहब ने एक ऐसा लेगेसी छोड़ा है इन हिंदी सिनेमा that is unforgettable, and it is very heartwarming that people are celebrating him, especially now for 100 years. So Govind Sharma ji, बहुत बहुत शुक्रिया really for celebrating Dev साहब। अपनी सीट पर ही रहें। दोस्तों, किसी भी फिल्म पर्सनैलिटी से जुड़ा फंक्शन एक्सीलेंट पूरा नहीं होता जब तक कि क्लैप नहीं हो जाए। तो क्लैप शॉट देने में जीनत अमान जी का साथ देने के लिए मैं स्टेज पे बुलाऊंगा राकेश बेदी साहब को और अदीप टंडन साहब को। हम अब फेलिसिटेशन सेरेमनी शुरू करेंगे। उससे पहले मैं हमारे कुछ यंग ऑर्गेनाइजर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे गेस्ट के फैमिली मेंबर्स का बुके देकर स्वागत करें। मैं अंकिता मल्होत्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो जहान खान जी को बुके प्रदान करें। साथ ही मैं दीपिका कौर को आमंत्रित करूंगा कि वो मिसेस बेदी को बुके प्रदान करें। हाँ, तो बस कर देंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे, जल्दी कर देंगे। मैं एक बार फिर अंकिता मल्होत्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो जहान खान को बुके प्रदान करें। साथ ही मैं दीपिका कौर जी को निवेदन करूंगा कि वे मिसेस बेदी को बुके प्रदान करें। हमने
कुछ ऐसी हस्तियों को चुना है जिन्होंने देव साहब के साथ काम किया। इनमें से कुछ हस्तियां आज मौजूद नहीं हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स को हमने आमंत्रित किया है। देव साहब का कैरियर 65 साल का रहा है, 1946 से लेकर 2011, और उन्होंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है। अगर हम सबको बुलाएं तो किसी भी हालत में ये संभव नहीं होगा, इसलिए हमने समय का अभाव और संसाधनों का अभाव देखते हुए कुछ ही लोगों को बुलाया है, और उसमें भी हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया है। उसमें एक्टिंग से जुड़े हुए लोग तो हैं ही, लिरिसिस्ट हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं देवानंद साहब पे। आज के प्रोग्राम में ये भी है कि हम उनसे ये कहें कि वो देव साहब के बारे में 2 शब्द कहें, तो मैं उन सब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात संक्षेप में कहें, क्योंकि मैडम जीनत अमान को 8 बजे कोई दूसरा अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाना है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की महिला सदस्य अमृत कौर और पूर्णिमा जी से कि वो मैडम जीनत अमान को शॉल, सर्टिफिकेट और मेमेंटो देकर उनका फेलिसिटेशन करें। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मैडम जीनत अमान जब जयपुर पधारी थी, तब उनके एक प्रशंसक ने हॉल में बैठे बैठे ही पेंसिल से उनका स्केच बना दिया था। वो पिछले 2-3 साल कोरोना के कारण हम वो स्केच मैडम के पास नहीं ला सके। आज ये मुबारक मौका है, तो मैं श्री राजेंद्र सुराणा जी से निवेदन करूंगा कि वो स्केच मैडम जीनत अमान को प्रदान करें। फ्लो स्मूथ होना चाहिए थोड़ा, है ना? मैं बोलता जाऊंगा। दे दिया। आप लाइन में खड़े हो जाओ, जो सॉल और ये पकड़ाते रहो, एक चेन बना। मैं राकेश बेदी साहब से निवेदन करूंगा कि देवानंद साहब के बारे में कुछ कहें। राकेश बेदी साहब। देव साहब को 100वां जन्मदिन मुबारक हो। जिस तरह से देव साहब लोगों से कांटेक्ट करते थे, आज के ज़माने में हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज हम कोई भी फिल्म करते हैं तो उसका एक प्रोड्यूसर होता है, प्रोडक्शन हाउस होता है, स्टूडियो होता है, और फिर प्रोड्यूसर के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है, फिर उसका असिस्टेंट होता है, फिर ईपी होता है, टीपी होता है, पता नहीं कितनी सारी हज़ारों पोस्ट बन गई हैं। और जब एक्टर एक फिल्म करता है तो पूरी फिल्म बन जाती है, प्रोड्यूसर से मुलाकात भी नहीं हो पाती है। मुझे अभी भी याद है, 2-3 बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह के इंसान थे देव साहब। मैंने एक फिल्म की आनंद और आनंद, उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया उस फिल्म में, तो मेरा उसमें एक किरदार था। काफ़ी शूटिंग थी, 15-20 दिन का काम था मेरा, और ऊटी में शूटिंग थी। तो जो भी पैसे थे मेरे, मुझे भी याद नहीं कितने पैसे थे, तो फिल्म में मुझे थोड़े से पैसे मिले, बाकी पैसे मिले नहीं। माइक चालू करना। तो बाकी पैसे मुझे मिले नहीं, तो फिल्म मैंने कर दी। अब आपको पता ही है, जो लोग फिल्म वाले लोग हैं, कि एक्टर, सर एक मिनट, एक्टर जो है वो जब डबिंग आती है तो वो वेट करता है कि डबिंग आएगी तो मैं अपने पैसे लूंगा, मैं डबिंग नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो मेरे भी कोई थे 30-40 हज़ार बाकी। मैंने कहा देव साहब पैसे देंगे तो मैं डबिंग करूंगा, मैं करूंगा ही नहीं। तो मुझे ऑफिस से फ़ोन आए तो मैं मना कर दूं
या मैं टाल जाऊं, या मैं कहूं अभी टाइम नहीं है, या मैं कहूं कि अभी डेट नहीं है, या मैं कहूं कि अभी मैं बिजी हूं, या मैं बॉम्बे में नहीं हूं, जो भी है टालता रहा। एक दिन फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, तो मुझे फ़ोन आया, फ़ोन मैंने उठाया। अच्छा, वो पंजाबी थे, तो मैं भी पंजाबी हूं, तो पंजाबी आदमी राकेश नहीं बोलता, क्या बोलता है? राकेश। फ़ोन उठाया, राकेश। मैंने कहा ये और इसी अंदाज में, इसी एनर्जी के साथ, इसी तेवर में, राकेश। मैंने कहा कौन? देव हियर। मैंने कहा सर, देवानंद हियर। मैंने कहा सर सर बोलिए सर, आ जा। मैंने कहा सर सर बात तो आ जा सर। मैं सर, अरे आ जा, कब आएगा? मैंने कहा सर मैं आ जा। मैंने कहा सर मैं आ रहा हूं, तू आज आ जा। मैं चला गया, उनके ऑफिस में चला गया। अच्छा, उनके ऑफिस की एक बात बता दूं मैं आपको। उनका ऑफिस था खीरा नगर में। मैडम को पता होगा, सीनर जी को, अदीप जी को पता होगा, आप नहीं गए? अच्छा। तो उनका जो ऑफिस था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए तकरीबन 20 से 25 सीढ़ियां थी, और जितने साल वो ऑफिस वहां था उतने साल वो सीढ़ियां टूटी हुई थी, और उन सीढ़ियों से महीने में कम से कम 3-4 आदमी नीचे गिरते ही गिरते थे, और जो भी चलते थे सीढ़ी ऊपर जाते नीचे आते, उनको बड़े संभल के जाना पड़ता था। लेकिन देव साहब हवाई जहाज के जर्र यूं ऊपर जाते थे और फुर्र करके नीचे आते थे, और पूरे जमाने में 50-60 साल में एक बार भी उनका पांव स्लिप नहीं हुआ। ये उनका स्टाइल था। तो मैं भी उस सीढ़ी से ऊपर गया जब मुझे बुलाया, तो पीछे उनका एक बड़ा स्टाइलिश सा कमरा था। तो मैं रूम में गया, तो मैं जैसे ही अंदर गया, बैठ, क्या पिएगा? मैंने कहा सर कॉफ़ी, जो भी है। तो मैं थोड़ा सा घबराया, पता नहीं बुलाया क्यों, डांटेंगे, मैं डबिंग नहीं कर रहा, क्या करेंगे? डबिंग कर दे। मैंने कहा सर कर दे, पैसा नहीं है मेरे पास में, कर दे। मैंने कहा सर कर दे। मैंने कहा सर कभी कर दे, मैंने बोला कर दे राकेश, कर दे। बात खत्म हो गई, इसके बाद तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं है कोई। मैंने डबिंग कर दी, फिल्म लग गई। मैंने कहा चलो यार ठीक है यार, इतने बड़े आदमी है देव साहब यार, मुझे अगर पैसे नहीं मिले एक फिल्म में तो क्या फ़र्क पड़ता है। 6-7 महीने के बाद फिर एक फ़ोन आया। अब फ़ोन डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि बीच में कोई आदमी है या ऑपरेटर है या असिस्टेंट है। राकेश, मैं सर आ जा, पैसे ले जा, आ जा, आ जा। कौन करता है ऐसे, बताइए कौन करता है? आज की डेट में कोई नहीं, कोई किसी को डायरेक्ट फ़ोन नहीं करता, बात नहीं करता। आज मेरी एक फ्रेंड है, एक बच्ची है छोटी सी, मेरे दोस्त की बेटी है, उसने एक हीरोइन के साथ फिल्म की, पूरी फिल्म कर ली मैडम, पूरी फिल्म कर ली, और हीरोइन को एक बार मिल भी नहीं पाई वो, क्योंकि इतने सारे बीच में फिल्टर्स हैं। हीरोइन के मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं, बाउंसर हैं, पता नहीं क्या क्या है, कितने लोग हैं बीच में, तो 1-to-1 कॉन्टैक्ट ही नहीं हो। यहाँ पर एक आदमी फ़ोन कर रहा है, फ़ोन उठाओ, और फ़ोन भी कौन सा, मोबाइल नहीं, लैंडलाइन वाला। यानी कि उस आदमी ने, देव साहब ने अपने कमरे में बैठकर अपने उंगलियों से घुमाकर वो गोल डायल वाला डायल किया, और मैंने यहाँ उठाया। कैन यू इमेजिन? आज की डेट में मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता। फिर एक बार मुझे ऐसे ही याद है कि मैं अपने वाइफ के साथ, दोपहर का वक्त था, घर में हम लोग खाना वाना खा रहे थे डाइनिंग टेबल पे, और मेरे घर में नया फ़ोन लगा था, वो गोल्ड डायल वाला। तो फ़ोन लेना बड़ा मुश्किल काम था उन दिनों में, आपको बताइए, आसान आज की तरह नहीं है कि आप दुकान पे गए और मोबाइल उठा के ले आए। तो फ़ोन लगा, 2-3 दिन ही हुए थे, तो फ़ोन आया, तो मैंने उठाया, राकेश। मैंने कहा जी सर, देव हियर। मैंने कहा सर बोलिए सर। अव्वल नंबर बना रहा हूँ, उसमें एक रोल है, तू आ जा, तू कर ले। मैंने कहा सर मेरी, तू आ जा कर ले, हाँ करेगा हाँ कर, ना करेगा ना कर। मैंने कहा सर बोलिए सर। नहीं, आ जा, हाँ करेगा हाँ कर, ना करेगा ना कर, हाँ कर हाँ कर हाँ कर, आ जा हाँ जा हाँ कर, आ जा कर ले। मेरा नहीं ख्याल फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी ऐसा आदमी होगा जो देव साहब को मना कर सकता हो किसी काम के लिए, या उनको ये बोले कि मैं नहीं करूंगा, या कोई बहाना लगा सकता। उनको जो आदमी चाहिए था उसको अपने स्टाइल से अपनी जेब में डाल लेते थे। तो
एक और मैं इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज हम इन चीज़ों को मिस करते हैं। आज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच बेदी साहब, थैंक यू सो मच। अब मैं निवेदन करूंगा मैडम जीनत अमान से कि अदीप टंडन साहब को फेलिसिटेट करें। ये दो लोग नहीं थे, इधर भी इधर भी, एक तरफ से और दो करिए। इनको दीजिए अभी आगे, आपके कलीग आए होंगे। मैं अदीप टंडन साहब से निवेदन करूंगा कि वो देव साहब के बारे में कुछ बातें करें, ख़ास तौर से फिल्म जाना न दूर जिसके वो सिनेमेटोग्राफर थे, वो उस फिल्म के रिलीज़ होने में क्या कठिनाई रही। मुझे गोल्डी साहब के साथ काम करने का मौका इसलिए मिला। गोल्डी साहब वाज द चेयरपर्सन ऑफ द जूरी फॉर सेकंड स्क्रीन अवार्ड्स and I was also asked to be with the member of the jury, so I found that was the best opportunity कि देव गोल्डी साहब के साथ में मुलाकात हो मेरी। और हम लोगों ने 100 फिल्में देखी एक महीने में। सुनील दत्त साहब का स्टूडियो, अपना थिएटर था अजंता आर्ट्स, वहाँ पे। और पहले दिन से ही मैंने ये तय कर लिया था, बिकॉज सबसे आगे एक सोफ़ा होता था जिस पे गोल्डी साहब बैठते थे, बाकी के लोग जो पीछे बैठते थे, तो मैं डेलिबरेटली उनके बगल में बैठता था। तो फिर एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा गोल्डी साहब, व्हाई हैव यू स्टॉप्ड मेकिंग फिल्म्स? तो कहने लगे, अदीप मैं रिटायर हो गया। तो मैंने कहा, गोल्डी साहब, ए जीनियस कैन नॉट लाई लो फॉर ए लॉन्ग टाइम, यू गॉट टू मेक ए फिल्म। हम क्या ऐसे ही मर जाएंगे आपके साथ काम करे बगैर? तो हंसने लगे, कहते नहीं अदीप, अभी आई कांट बी बॉदर्ड कि मैं नए एक्टरों के पीछे भागूं। मैंने कहा लीव दैट टू अस, मगर आपको मेरे लिए फिल्म बनानी पड़ेगी। सो ही स्टार्टेड ए फिल्म। वी वर्क फॉर अबाउट रफली अराउंड 12 days. तो दैट वाज इन कोलैबोरेशन विद NFDC एंड द फिल्म वाज टाइटल्ड न्यायमूर्ति कृष्णमूर्ति एंड गोल्डी साहब वाज प्लेइंग द मेन लीड। मगर हुआ ये कि बीच में फॉर सम रीज़न द फिल्म गॉट स्टॉप्ड। तो गोल्डी साहब ने कहा, देखो मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा, सब होता। मैंने कहा सर, आप फिल्म बनाएंगे और आप मेरे लिए बनाएंगे फिल्म, और हम सब आपके पीछे हैं। तब उन्होंने ये पिक्चर लॉन्च किया, जाना न दिल से दूर, एंड देव साहब वाज द हीरो। बट nobody in the industry excepting Dev Saab, he always gave the highest regard to his technician and he loved them. Jab he performed, when he launched the film, I remember it was at Leela Penta, the party was on and that was the day Dev Saab का। तो मैं तो ऑडियंस में खड़ा था चुपचाप। देव साहब, मतलब रेखा जी, हेमा जी, they were all on the dais and all that, but देव साहब माइक लेके बोल तो रहे थे, मगर I could see कि he is missing something. Then suddenly he just said, Adeep Tandon, where are you? So I raised my hand. He said, you come up on the dais. So I went there. He just got hold of my hand and he went and told the
the TV people and everybody, the journalists and all, I am going to introduce you my director of photography, the finest cameraman this country has produced. Now, nobody will give that kind of respect to the technician, but that was Dev Saab. थैंक यू टंडन साहब। फेलिसिटेशंस का सिलसिला बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगा शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर, शायद नहीं है, जनाब परवेज़ और मोहतरमा यास्मीन। मोहम्मद रफ़ी साहब के बिहाफ पे इनको फेलिसिटेट किया जा रहा है। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहना तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी, सबको सब कुछ मालूम है। और देव साहब की भी 1955 से 65 तक की ज़्यादातर फिल्मों के जो भी मधुर और हिट सॉन्ग्स हैं वो रफ़ी साहब के हैं, चाहे वो CID हो, काला पानी काला बाजार, हम दोनों, तेरे घर के सामने, गाइड, सब में रफ़ी साहब की आवाज़ है। हम सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे, अशोक जी और हमारे अज़ीज़ गोविंद साहब जिन्होंने हम लोग को याद किया। देवानंद साहब के बारे में कुछ भी कहना बिल्कुल सूरज को दिया दिखाने की तरह होगा। देवानंद साहब और रफ़ी साहब के जो बेशुमार गीत फिल्मों में आए हैं, उन सारे गीतों का ज़िक्र तो यहाँ नहीं किया सकता, लेकिन एक गीत का ज़िक्र मैं ज़रूर करूँगा जो आज भी सबके लिए इंस्पिरेशन है, जो रफ़ी साहब ने देवानंद साहब के लिए गाया और देवानंद साहब ने उसको पर्दे पैदा किया। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। जो देव साहब और गोल्डी साहब के फैंस हैं वो प्रेम प्रकाश जी को ज़रूर जानते हैं, जो कि फंटूस से ही नवकेतन से जुड़ गए थे और उसके बाद गोल्डी साहब के साथ बराबर इन्होंने काम किया हर फिल्म में, और फिर इन्होंने चोर चोर फिल्म में डायरेक्शन भी दिया। आज हमारा सौभाग्य है कि उनकी दो सुपुत्रियां हमारे फंक्शन में मौजूद हैं। मैं बेदी साहब और टंडन साहब से निवेदन करूंगा कि शिल्पा और शीतल को फेलिसिटेट करें। शिल्पा एंड शीतल, डॉटर्स ऑफ प्रेम प्रकाश। फेलिसिटेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा अंदलीब सुल्तानपुरी साहब, शायद नहीं पधारे हैं। राजेश दुग्गल, जिनको मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण साहब के बिहाफ पे सम्मानित किया जाता है। राजेंद्र कृष्ण साहब के बारे में आप सब जानते हैं, सुनो सुनो दुनिया वालों बापू की अमर कहानी जैसे अमर गीत उन्होंने लिखे। उसके बाद उन्होंने सी रामचंद्र के साथ बहुत से गाने दिए, नागिन में भी उनके सॉन्ग्स थे। देव साहब के साथ उन्होंने करीब 10-12 फिल्मों में देव साहब के गाने लिखे हैं, जिनमें मशहूर हैं पॉकेट मार और सबसे ज़्यादा जॉनी मेरा नाम, समझ गया मैं वही पुराना, वो भी। अच्छा, अंदलीब सुल्तानपुरी साहब भी आए हैं, नमस्कार। सुल्तानपुरी जी ने फिल्में डायरेक्ट की है, जानम समझा करो, और इनको अवार्ड दिया जाता है इनके पिताजी मजरूह सुल्तानपुरी साहब की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी हस्ती थे, जो पहले गीतकार थे जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला।
और फिल्म गीतकार से भी बढ़कर एक बड़े शायर थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब। लोग तो कहते हैं कि फिल्मी गीतों में उनको प्रसिद्धि जरूर मिली, पर असली बात उनकी शायरी में थी। तो मैं अंदलीब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। ये मौका मिला है आप लोगों के सामने देव साहब के बारे में बात करने। मेरी पैदाइश 61 की है। जब मुझे थोड़ा भी एज अ बॉय, एज अ चाइल्ड होश आया तो वो 70s हो जाता है, जहाँ देव साहब का पूरा करियर निकल चुका है। तो मैं तो उनसे मुलाकात नहीं किया मैंने कभी, ना ही उनसे मेरी कोई बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद अब जब थोड़ा जहन बढ़ा, जब मैच्योरिटी आई, और हाल ही में बस अभी ये जो परसों फिल्में दिखाई गई हैं सैटरडे संडे, तो ज्वेल थीफ एक फिल्म है जो अब्बा ने गाने लिखे थे, शैलेंद्र साहब लिख रहे थे उसमें, फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं तो फिर मेरे फादर को लिया गया था। तो फिल्म तो पहले भी देख चुके थे, काफ़ी हिट हुई थी, तब हम बच्चे थे 67 68। लेकिन अब जब देखा तो आप यकीन मानिए, आप लोग खैर फैन से बढ़कर कोई नहीं, बिलीव मी, एक आदमी एज अ फैन जो वर्ड दिया गया है, वो जो इंसान जिस चीज़ के लिए आया है, जो किरदार, जो कैरेक्टर बन के आया है, उसको एक रिस्पेक्ट जो चाहिए वो एक फ़ैन देती है। तो हमसे ज़्यादा वो समझते हैं उनको कि वो क्या चीज़ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ज्वेल थीफ देखा तो मैंने उनके एक्टिंग को देखा, जबकि गाइड भी है, CID भी थी, एक और जॉनी मेरा नाम भी थी, वो सब फर्स्ट क्लास फिल्में थी। बट द डेबोनेयरनेस ऑफ देव साहब वॉज सो एविडेंट। चाहे उधर 5 लड़कियां थी, एक नहीं, तनुजा भी थी, विजयंतीमाला मैम भी थी, हेलन भी थी, अंजू महेंद्रू भी थी, फरियाल भी थी, एंड द वे ही हैज इनैक्टेड विद ऑल ऑफ देम वाज जस्ट फैंटास्टिक। मैं बेदी साहब से निवेदन करूंगा कि अंदलीब साहब को सम्मानित करें। तब तक मैं राजेश दुग्गल साहब को आमंत्रित करता हूं बोलने के लिए। नमस्कार जी सभी। बड़ी खुशी होती है एक्चुअली देवानंद साहब के सेंटेनरी पर एक्चुअली आपने बुलवाया। अशोक मल्होत्रा जी, थैंक यू वेरी मच। इट वाज वंडरफुल हियरिंग द कन्वर्सेशन विद जीनत जी। यूनुस खान साहब, आपने बहुत बढ़िया इंटरव्यू लिया, एंड थैंक यू राकेश जी एंड अदीप जी। इट वाज वंडरफुल। एंड मैं ये बताऊं कि एक्चुअली 14 फिल्में की थी राजेंद्र कृष्ण जी ने, जिसमें देव साहब की एक्टिंग थी। उनमें से एक तो थी शराबी। शराबी वॉज अ फिल्म जो कि मतलब से बहुत साल निकल गए, एंड एक्चुअली इट वाज रिलीज अलॉन्ग विद संगम, एंड अनफॉर्चुनेटली इवन दो इट वाज विद मधुबाला जी, बट बिकॉज ऑफ द टाइम लैगेज, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा सावन के महीने में। बट माई फेवरेट फ्रॉम दैट इज़ मुझे ले चलो। जिस तरीके से देव साहब वहाँ बैठकर करते हैं ना, वो वाकई कहीं मतलब से ले चलते हैं आपको अपने अतीत, अपने बीते हुए दिनों में। एंड देन ऑफ कोर्स देव साहब जिस 2 ही गाने लिखे हुए थे इन जॉनी मेरा नाम, जो कि गुलशन राय साहब की फिल्म थी, एंड उसमें वन वाज हुस्न के लाखों रंग, बट द मेन वन वाज ओ मेरे राजा, जो देव साहब ने इतने कमाल किए हैं, विच ओनली आई थिंक ओनली देव साहब कुड हैव डन दैट प्रेजेंटेशन विद हेमा मालिनी जी, जो उसमें मतलब से कर रखी थी। एंड देव साहब हैज़ ऑलवेज बीन द यंग डेबोनेयर person all of us have loved, and thank you again for having me here. It's been wonderful. दोस्तों, एडिटिंग की दुनिया में बाबू शेख साहब का बहुत बड़ा नाम रहा है, और वो उनसे पहले के 2 जनरेशन भी एडिटिंग में रही हैं। उनके दादाजी फ़तेहलाल शेख साहब प्रभात स्टूडियो के संस्थापकों में से एक थे, और बाबू शेख साहब तेरे घर के सामने में एडिटर थे। उसके बाद गोल्डी के साथ वो एसोसिएट थे गाइड और जॉनी मेरा नाम में। और फिर देव साहब की जितनी भी फिल्म थी, देव साहब के डायरेक्टेड फिल्म और कुछ दूसरे डायरेक्टर्स की, सब में 2000 तक भी बाबू शेख साहब ही एडिटर रहे हैं। आज उनके परिवार से हमारे पास हैं समीर शेख साहब और रफ़ीक शेख साहब। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, और गेस्ट ऑफ ऑनर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि
उनको फेलिसिटेट करें। डॉक्टर त्रिनेत्र वाजपेयी साहब ने एक कॉरपोरेट जायंट होते हुए भी इतना समय निकाला कि देवानंद साहब पे एक बुक लिखी, देव इटर्नल आनंद, जिसमें इनकी पुत्री अंशुला ने भी साथ में लेखन किया। और उससे भी बड़ी बात यह कि फैमिली फ्रेंड देव साहब के रहे हैं, पूरा परिवार देव साहब से बराबर मिलता रहा है, बहुत ही नज़दीकी रिश्ते इनके देव साहब के परिवार से थे। अंशुला जी शायद विदेश गई हुई हैं, तो मैं उनकी माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अंशुला जी का पुरस्कार वो ले लें। तो मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर त्रिनेत्र वाजपेयी और मिसेस वाजपेयी को, और रिक्वेस्ट करता हूं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर से कि उन्हें फेलिसिटेट करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाजपेयी साहब से कि देव साहब के बारे में कुछ कहें। अच्छा, प्लीज। On the behalf of my daughter Anshula Bajpayee, she said, everyone to you, thank you thank you so much. Namaskar, and wish you a very good evening, ladies and gentlemen. Dev Saab और दिलीप साहब मेरे फेवरेट एज एक्टर्स एज ह्यूमन बींग्स। और बड़ा अजीब बात यह है कि दो अलग अलग एक्टिंग के स्कूल ही नहीं थे, बिहेवियरल पैटर्न के तरीके से एक साहब के यहाँ तशरीफ आप जाइए उनके दौलत खाने पे तो समय रुक जाता था, ठहर जाता था। You walk into a bygone era and you spend loads of time in a most wonderful manner. That was दिलीप साहब। देव साहब के साथ वक्त भागता था, भागता इस रफ्तार से था साहब इसको पकड़ पाना इम्पॉसिबल है। ब्रजेंद्र गौड़ साहब ने देव साहब के साथ 14 फिल्मों में काम किया और बहुत गहरी दोस्ती उनकी थी। ब्रजेंद्र गौड़ साहब बहुत बड़े कहानी लेखक और संवाद लेखक थे। उन्हें फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। आज हम उनके सुपुत्र राजेश गौड़ को सम्मानित करते हैं। ग्रेट ऑनर कि आज मुझे शर्मा जी ने, अशोक मल्होत्रा जी ने बुलाया। देव साहब जी होते तो आज 100 साल के होते, लेकिन आज भी वो हमारे बीच में हैं क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं और देव साहब जी ने हमें यूनाइट किया हुआ है। और मैं अपने फादर राइटर ब्रजेंद्र गौड़ जी पे ये बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा फिल्में मेरे फादर ने एज ए राइटर लिखी हैं देवानंद की, लगभग नियरली 14 मूवीज़। सबसे पहली फिल्म थी बारिश, 3 देवियाँ, बात एक रात की, और लास्ट फिल्म जो थी वो वारंट थी, फिर दुनिया, प्यार मोहब्बत। इतनी सारी फिल्में के पूछिए मत। देव साहब हमेशा मेरे फेवरेट एक्टर थे, रहेंगे, हमेशा मुझे इंस्पायर करते थे। आमंत्रित करूंगा CS नाग साहब को, जिन्होंने देव साहब पे किताब लिखी है और देव साहब के साथ उन्होंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है।
Hello, it's a wonderful evening and it's great to be here. Dev Saab must be very happy that the Nauketan family has come together. सब हम साथ में इकट्ठा बैठे हैं उनकी याद में और मुझे बड़ी खुशी है. I want to thank Govind Sharma ji and Ashok Malhotra ji for inviting me here, giving me the opportunity, and also because they have done something very unique. दोस्तों, समय की कमी के कारण अब जो हम फेलिसिटेट करेंगे उनको मैं बोलने का मौका नहीं दे पाऊंगा. मैं एक एक करके उनका नाम पुकारूंगा और चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर उनको फेलिसिटेट करेंगे. सबसे पहले राम मिश्रा, आपने देव साहब और गोल्डी साहब के साथ 1971 से लेकर के 2000 तक बहुत सी फिल्मों में काम किया है और अपने स्तर पर भी इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया है. श्री राम मिश्रा साहब. मिश्रा साहब के बाद मैं बुलाऊंगा दीपक आनंद, जो कि देव साहब की कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं और आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो के जीएम भी रहे हैं. अरुणोदय शर्मा, अरुणोदय शर्मा साहब. अरुणोदय शर्मा. इनके बाद टीआर मल्होत्रा साहब. टीआर मल्होत्रा साहब. मल्होत्रा साहब के बाद मैं बुलाऊंगा शशिकांत दामले साहब को. इनके अंकल विष्णुपंत दामले प्रभात के संस्थापक रहे हैं, जो कि देव साहब की एक तरह से माना जाए तो आल्मा मैटर है. शुरू में उनको प्रभात ने ही कास्ट किया था. तो इनके अंकल विष्णुपंत दामले साहब ने अन्य कई महान हस्तियों के साथ, जिनमें वी शांताराम साहब और फतेहलाल शेख साहब थे, प्रभात संस्था की स्थापना की थी, जो कि एक पायोनियरिंग इंस्टीट्यूट रही है इंडियन फिल्म हिस्ट्री में. कर देंगे. अब मैं पुकारूंगा प्रसन्न देवकुले साहब, जो कि हमारे ऑर्केस्ट्रा के भी आज मेन ऑर्गेनाइजर हैं और जो गोल्डी साहब के भी बहुत क्लोज रहे हैं. प्रसन्न देवकुले साहब. ऑडियंस में उपस्थित कुछ गेस्ट को हम मेमेंटो से सम्मानित करेंगे. भारती दुबे, सीनियर जर्नलिस्ट. शिरीष वक्तानिया, सीनियर जर्नलिस्ट. प्रदीप चंद्रा, फोटो जर्नलिस्ट. और अश्विनी कुलकर्णी, मराठी एक्ट्रेस. श्रीमती देशमुख, जो अपना बर्थडे देव साहब के साथ शेयर करती हैं. कर्नल अनिल शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुनीत खरबंदा, दीन बख्शी, जूही शर्मा. इसके बाद मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर से कहूँगा कि जिस तरह उन्होंने मेहनत और डिसिप्लिन के साथ काम किया है, वैसे डिसिप्लिन के साथ एक लाइन में लगकर पुरस्कार ग्रहण कर लें, जिससे कि हमारा ये कार्यक्रम का ये फेज पूरा हो और हम मधुर गानों की शुरुआत कर सकें. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य आ जाएं. नाम ले देता हूं मैं. जगदीश चौधरी, राजेंद्र सुराना, अमृत कौर, पूर्णिमा बख्शी, रविंद्र पातकी, राजेंद्र राखेचा, श्याम एस शर्मा, श्रवण जी, अशोक मल्होत्रा, खाकसार गोविंद शर्मा, हरीश पाटिल, उमेश जी, रमेश पारगी, दिलीप बंसल, विनोद छाडेड, दीपक पटानी. एक जो गुरदासपुर से आए हैं, आप हैं क्या? गुरदासपुर से कौन आए हैं? आप हैं? हाँ, आप आइए, मोमेंटो के लिए आइए.
आई डेंट गेट योर नेम, आइए प्लीज गेट ए मेमेंटो। देव साहब के जन्म स्थान गुरदासपुर से आए हैं, विल गेट ए मेमेंटो, आइए प्लीज। Great. Yeah, I know. I've seen so many pics. Komal Nata's interview of you and Sunil together. आइए, उधर लीजिए। What's your good name? Naresh Sharma from Gurdaspur. खाली मेमेंटो देना। मेमेंटो only. सर्टिफिकेट और मेमेंटो। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कृपया लाइन लगा लें, उसी में रख दो। Now over to Prasann Devkule and his beautiful orchestra. Swarnika Uno Musico. वो हमारे साथ मौजूद है। मैं अशोक मल्होत्रा साहब जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सुनीता भल्ला को सम्मानित करें। उनको हमने बुलाया नहीं, वो भानुशाली है भी नहीं, कोई और है। राज खोसला साहब ने अपनी पहली 6 फिल्में देव साहब के साथ ही बनाई थी और हम आज खुश नसीब हैं कि उनकी सुपुत्री सुनीता हमारे साथ हैं। प्लीज़। Hello friends, good evening to all of you all. So I think Devanand, everybody's having a good time, it looks like, but थोड़े से हो गए हैं, लंबा हो गया थोड़ा सा program. But with this music and with his songs and the movies which he's done, Dad has done, Mr. Raj Khosla. So you can name the numbers and the movies which he's done, CID, Kala Pani, and Bombay Ka Babu. So all his songs, iconic songs. अभी हम लोग ने CID देखी, मैंने देखी जाके हॉल में. It was so iconic, so iconic. So Dev and Dad, you can say, were great friends, great pals, great bonhomie with each other. They had a good time with each other and spent a lot of time with each other, with music as well as sitting around and having a good time in the evenings and partying together and having a good, great time.